बेंडिंग ऑफ अ साइकिल टुवर्ड्स सेंटर वाइल टर्निंग। ठीक है, सर्कुलर मोशन पढ़ लिया आप लोगों ने। सर्कुलर मोशन में क्या बताया है कि जब कोई भी बॉडी सर्कल में मूव करती है, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो उसमें क्या होता है, स्पीड कांस्टेंट रहती है, यानी कि चाल नियत रहेगी, समय के साथ नहीं बदलती है। लेकिन क्योंकि हर पॉइंट पर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, दिशा चेंज हो रही है, तो वहाँ पर वेलोसिटी में चेंज होता है, जिसकी वजह से बॉडी में एक एक्सेलरेशन आता है। या ये कह सकते हो कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब उस बॉडी में क्या है, एक एक्सेलरेशन है। और एक्सेलरेशन है तो किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन तभी हो सकता है, त्वरण तभी हो सकता है जब उस पर कोई फोर्स एक्ट करती हो। ठीक है, यानी कि जो सर्कुलर मोशन होता है, अगर वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है तब भी उसमें बॉडी पर एक बल लगता है जो सेंटर की तरफ होता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, इसी तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि मैंने पहले लेक्चर में बताया था। दीज आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया नहीं है कि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग होते हैं, यानी कि दोनों को अलग अलग स्टडी किया जाता है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर होते हैं और डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। दैट मीन्स अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करती है, वृत्तीय गति करती है, तो उस पर बाहर की तरफ एक बल लगता है, जिसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अब हमने मान लिया, जैसे आप साइकिल अगर चलाते हैं तो साइकिल चलाते वक्त आपने देखा होगा कि जब मोड़ आता है तो मोड़ पे आपकी साइकिल अंदर की तरफ मुड़ जाती है, बेंड हो जाती है। तो वो बेंडिंग किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि जब मोड़ आएगा तो इसका मतलब उस टाइम पर आप क्या हो, सर्कुलर मोशन में हो। और अगर सर्कुलर मोशन में हो तो आपकी तरफ, आप पे क्या लगेगा, बाहर की तरफ बल लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो उसको बैलेंस करने के लिए जो साइकिल होती है वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाती है, बेंड हो जाती है। यानी कि अगर मान लीजिए हम इस डार्क लाइन से क्या शो कर रहे हैं, साइकिल को शो कर रहे हैं, और ये वर्टिकल से, ये मान लो एक्स एक्सिस हो गई आपकी और ये हो गई आपकी वाई एक्सिस। अगर ये वर्टिकल से थीटा एंगल पर है, ठीक है, हमने मान लिया, तो यहाँ पर हम फोर्स कैसे दे सकते हैं, आपको पता है जब दो बॉडी एक दूसरे के कांटेक्ट में होती हैं, मान लो ये क्या है, कोई टेबल है, इस पर ये ब्लॉक रखा है, तो ये सरफेस इनका कांटेक्ट में है, तो इनके कांटेक्ट में जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एक ऊपर की तरफ बल लगता है, जिसको हम रिएक्शन कहते हैं, प्रतिक्रिया। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो ये वेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ये सरफेस क्या होगा, साइकिल का जो टायर होगा, जो व्हील होगा, उसका ये सरफेस जो होगा वो रोड के कांटेक्ट में आएगा। तो अगर हम यहाँ से रिएक्शन निकालें तो जो प्रतिक्रिया है वो इस डायरेक्शन में आपको मिलेगी। अब क्योंकि इसका जो एंगल है या जो डायरेक्शन है वर्टिकल से वो कितनी है, थीटा, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। और रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर अगर आप यहाँ पर लगाते हो सदिशों का वियोजन, तो उससे आप इस आर को दो अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ सकते हो। ये एंगल थीटा इस कंपोनेंट के साथ बन रहा है, तो ये हो गया आपका आर कॉस थीटा और ये हो जाएगा आपका आर साइन थीटा। अब क्योंकि आपको पता है बॉडी का वेट हमेशा नीचे की तरफ, अर्थ के सेंटर की तरफ वर्क करता है, तो ये हो गया आपका नीचे की तरफ mg। और इस तरह से वो कर्व में मूव कर रही है, तो बाहर की तरफ एक फोर्स लगेगी, अपकेंद्र बल, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, अभी केंद्र बल के, यानी कि mv²/r के बराबर। ठीक है, अब ये जो साइकिल है ये बैलेंस में कब रहेगी, जब ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस करें। ठीक है, अगर mv²/r ज़्यादा हो गया तो ये बाहर की तरफ स्लिप कर जाएगी, तो वो स्लिपिंग रोकने के लिए क्या होगा, ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए और ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। यानी कि अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स देखते हो, वर्टिकल मतलब वाई एक्सिस का हम मान रहे हैं, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स में आपको मिल जाएगा r cos थीटा = mg, दोनों बराबर होने चाहिए। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दैट मीन्स r sin थीटा = mv²/r।
जहाँ पर m क्या है, बॉडी का मास, ठीक है, v इसकी वेलोसिटी है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और r क्या है, ये जो भी कर्व लिया है उसका रेडियस है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन और ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। अगर आप सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करते हो फर्स्ट से, तो यहाँ पर आपको इस साइड पे क्या मिलेगा, r साइन थीटा अपॉन r कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर r अपॉन एम जी। एम कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया आपका v स्क्वायर अपॉन r इंटू जी। यहाँ r कैंसिल हो गया, ये मिल गया आपको टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये रिलेशन अगर होगी तो आपकी साइकिल स्लिप नहीं हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा कितना होना चाहिए, टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है। या एक दूसरा कह सकते हैं कि कितनी वेलोसिटी से आप लोगों को चलना चाहिए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, या v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। इतनी वेलोसिटी आपके पास होनी चाहिए ताकि आप क्या करो, इससे स्लिप ना हो, ठीक है। ये होता है बेंडिंग ऑफ साइकिल टुवर्ड सेंटर वाइल टर्निंग। जब भी आप किसी मोड़ पर होते हो तो आपकी जो साइकिल बेंड होती है वो किस लिए होती है, सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है, अपकेंद्र बल लगता है, उसको बैलेंस करने के लिए, नहीं तो साइकिल क्या हो जाएगी, स्लिप कर जाएगी। देखिए जब मोड़ आता है तो आपने क्या देखा कि साइकिल जो होती है वो सेंटर की तरफ मुड़ जाती है ताकि वो स्लिप ना हो, ठीक है। इसमें हमने जो अभी फॉर्मूला निकाला था टेन थीटा का, वो हमने ये मान के निकाला कि अभी रोड और साइकिल के बीच में कोई घर्षण काम नहीं कर रहा है, किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं है, या कह सकते हो हमने उसको इग्नोर किया था, ठीक है। अब अगर हमारे पास क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है, देखिए जब साइकिल मोड़ पर आएगी तो वो अंदर की तरफ टिल्ट हो जाएगी, मुड़ जाएगी, लेकिन अगर आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो उसको आप टिल्ट नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है, हाईवेज़ पर जब कॉर्नर आते हैं, मोड़ आते हैं, तो हाईवे को किस तरह से बनाया जाता है कि उनका जो बाहरी पार्ट होता है वो अंदर वाले पार्ट से थोड़ा उठा हुआ होता है, ताकि जब वो मूव करे तो वो अपने आप ही उसके अंदर क्या आ जाए, वो एंगल आ जाए। तो वो जो हमने उठा के जो बनाया है, ये जो एंगल देंगे, ये अंदर की तरफ का हिस्सा हो गया, ये बाहर, तो जब गाड़ी इस पर चलेगी तो वो इस तरह से अपने आप टिल्ट हो जाएगी। तो ये जो एंगल हमने दिया है यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे ये कंसिडर कर लेते हैं पहले कि फ्रिक्शन भी काम कर रहा है, ठीक है, तो क्योंकि बिना फ्रिक्शन के तो गाड़ी मूव भी नहीं करेगी, तो हम दोनों तरह के केसेस यहाँ पर स्टडी करके चलेंगे। देखिए ये हमारा मान लीजिए कोई फोर व्हीलर है और इसमें जो रिजल्टिंग रिएक्शन है, यहाँ पर R1 होगी, यहाँ पर R2 होगी, R3 R4 इस तरह से एक्ट करेगी, तो उनकी जो रिजल्टिंग रिएक्शन, जो उसके सेंटर ऑफ मास जो बॉडी होती है, उसका वेट हम कहाँ मान के चलते हैं कि उसके सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड है, रखा हुआ है, तो वहाँ से पास होके जाएगी, तो रिजल्टिंग रिएक्शन इसकी हो गई R, ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर जो बैंकिंग हो रही है वो कितने एंगल पर हो रही है, थीटा एंगल पर हो रही है। तो अगर आप ज्योमेट्री से देखोगे तो ये एंगल जो होगा वर्टिकल के साथ, ये आपका थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ये एंगल थीटा है तो इसको आप कह सकते हो R cos थीटा, और इसको आप कह सकते हो R sin थीटा, ठीक है। अब गाड़ी जब इधर मूव करेगी तो इसमें नीचे की तरफ एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, जिसको हमने मान लिया F, ठीक है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है। अब अगर F को आप कंपोनेंट्स में डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो F cos थीटा, और ये इसका क्या हो जाएगा, F sin थीटा, साइन कंपोनेंट। और नीचे की तरफ आपको पता है बॉडी का वेट एक्ट करता है, ठीक है। अब इस तरह से मूव कर रही है तो बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर एक्ट करेगी, जो किसके बराबर होगी, mv स्क्वायर ओवर r के बराबर होगी। अब यहाँ पर भी बैलेंसिंग कंडीशन कब आएगी, जब सारे वर्टिकल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर दें और सारे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर दें। तो पहले अगर हम लेते हैं वर्टिकल कंपोनेंट्स, तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आपका क्या है, R cos थीटा इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, F sin थीटा प्लस mg।
आगे वाले लेक्चर्स में आपको मैं बताऊंगी कि फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं। एक्चुअल में जो फ्रिक्शन होता है इसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू आर, ठीक है, जहाँ पर आर क्या है, यही रिएक्शन होती है, ठीक है, और म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, घर्षण गुणांक। तो ये एक्चुअली जो फ्रिक्शन होता है, जो दो सरफेस यानी कि टायर और रोड यहाँ पे कांटेक्ट में है, जो दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है, उनके नेचर पे डिपेंड करेगा कि वो कितने स्मूथ या कितने रफ हैं। और इसकी वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, F इज टू म्यू आर करके निकाल सकते हो। अगर इस वैल्यू को यहाँ रखते हैं तो आपको मिलेगा आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल्स प्लस एम जी। यहाँ पर आर वाली टर्म्स अगर आप इधर ले लो तो आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपके पास आ गया एम जी। ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। हमने क्या करा, वर्टिकल कंपोनेंट्स को बैलेंस कर दिया। आर कॉस थीटा किसके बराबर है, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के बराबर है। एफ की जगह आप क्या रख सकते हो, म्यू इंटू आर। उसके बाद आर वाली टर्म्स को इधर हम ले लेंगे, आर कॉमन लेंगे अगर, तो कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम जी आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स देखते हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में क्या होगा, ये आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगेन एफ की जगह आप क्या रख देंगे, म्यू आर। आर साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। आर कॉमन लेंगे, साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर। ये आपकी हो गई दूसरी इक्वेशन। अब अगेन सेकेंड इक्वेशन को अगर फर्स्ट से डिवाइड करते हैं तो आपको मिलेगा आर ब्रैकेट में होगा साइन थीटा प्लस म्यू आर कॉस थीटा अपॉन आर कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा, सॉरी ये आर नहीं है, कॉमन लिया है, माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या है आपका एम वी स्क्वायर ओवर आर और इधर क्या है आपका एम जी। एम कैंसिल हो जाएगा, इधर आर कैंसिल हो जाएगा, ये आपको मिल गया वी स्क्वायर अपॉन आर जी, और इधर आपको मिल गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इस तरह से आप थीटा की वैल्यू को यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। अब अगर हम इसको ऊपर और नीचे इधर दोनों तरफ कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है, टेन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1, तो ये हो गया प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इज 1 माइनस म्यू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज टेन थीटा, म्यू टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो। ये कब है, जब हम यहाँ पर फ्रिक्शन कंसिडर कर रहे हैं। मान लीजिए कंसिडर ऐसे ही कर लेते हैं कि इफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू इफ देर इज नो फ्रिक्शन, ठीक है। अगर वहाँ पर फ्रिक्शन प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में म्यू की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, आपके पास वैल्यू हो जाएगी टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये वही वैल्यू आ गई है जो हमने पहले फ्रिक्शन को नहीं कंसिडर करके निकाली थी, ठीक है। तो ये इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब भी रोड्स वगैरह मैन्युफैक्चर की जाती है, बनाई जाती हैं, तो हाईवेज जो होते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि उसमें कार भी जाती है, ट्रक भी चलते हैं, बसेस भी मूव करती हैं, तो उनके लिए कि वो बिना स्लिप करे मोड से टर्न ले सके, आपको क्या करनी पड़ती है, रोड्स की बैंकिंग करनी पड़ती है। क्लियर।